नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 3 अगस्त 2020 की क्लास 9th की शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी गई वर्कशीट्स को हिंदी मीडियम में। एक वीडियो में आपको सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे और सब कुछ समझाया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की वर्कशीट में। आज की जो मैथ्स की वर्कशीट है वो बीजीएस सर्वसम्मिका के बारे में है। बीजीएस सर्वसम्मिका का मतलब होता है फॉर्मूला, और अगर आपको याद हो तो हम पिछली कई क्लासों से फॉर्मूलों के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा था कि कैसे x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, फिर हमने पढ़ा था कि किस तरीके से x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो हमने अलग अलग फॉर्मूलों के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं कुछ आगे। आज का जो फॉर्मूला है, तो मास्टर जी ने बच्चों से क्या पूछा, बच्चों 11 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर का मान कितना होगा। तो बच्चे कहते हैं सर ये तो बहुत आसान है, 11 का स्क्वायर 11 गुणा 11, 5 का स्क्वायर 5 गुणा 5, 11 का हो गया 121, 5 का हो गया 25, 121 घटा 25 96। तो मास्टर जी बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया सोनू, अब बताओ 221 का स्क्वायर और 211 का स्क्वायर का मान कितना होगा। अब बच्चों हम शकुंतला देवी तो हैं नहीं। शकुंतला देवी कौन थी? शकुंतला देवी भारत की एक मैथमेटिशियन थी, एक गणितज्ञ थी, जो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन 1 सेकंड में कर लेती थी। तो हम इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन दिमाग में तो कर नहीं सकते। तो इस पे बोलते हैं कि सर इस सवाल का हल करने में तो समय लगेगा। तो सर कहते हैं कि बेटा समय लगने की ज़रूरत नहीं है, देखो कैसे हो सकता है। इसका हल बहुत आसान है। इसका हल इस प्रकार है कि 221 का स्क्वायर घटा 211 का स्क्वायर। अब 221 जमा 211 कर दो और 221 घटा 211 कर दो। 221 में 211 जमा करोगे तो 432 आएगा और घटा करोगे तो 10 आएगा। इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा, जो कि आएगा 4320। बच्चे हैरान, ऐसा कैसे? तो मास्टर जी बताते हैं कि बच्चों मैंने यह सवाल एक बीजीएस सर्वसम्मिका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स जमा वाई एक्स घटा वाई का प्रयोग किया है। यानी कि अगर आपके पास दो संख्याएं हैं, एक संख्या पहले ब्रैकेट में और घटा और दूसरी संख्या दूसरे ब्रैकेट में, और दोनों ही ब्रैकेट में ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप इस जगह एक फॉर्मूला उपयोग कर सकते हैं। ये एक्स और वाई हो गई, तो ये फॉर्मूला आप ये उपयोग कर सकते हैं कि एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स जमा वाई एक्स घटा वाई। यानी कि पहले दोनों संख्याओं को जमा, फिर दोनों संख्याओं को घटा, और जो उत्तर आएगा उसको गुणा करना है। तो अब उन्होंने इस फॉर्मूले को कैसे निकाला ये भी सॉल्व कर रखा है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे आया? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई था। पहले इस एक्स को इन दोनों से गुणा किया, तो ये हो गया एक्स माइनस वाई से गुणा। फिर y को इन दोनों से गुणा किया, तो ये हो गया y एक्स माइनस वाई से गुणा। तो आपका उत्तर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई। अब ये माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कट गया, तो फाइनली क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सर्वसम्मिका का प्रयोग कर हम बहुत से सवालों को हल कर सकते हैं। तो कर सकते नहीं हैं, कर लेते हैं। कुछ उदाहरण दे रखे हैं। पहला है 29 का स्क्वायर घटा 13 का स्क्वायर। 29 जमा 13, 29 घटा 13, 29 जमा 13 42 और 29 घटा 13 16। उत्तर हो गया 672। 101 का स्क्वायर 99 का स्क्वायर। 101 का स्क्वायर हो गया 101 जमा 99 और 101 घटा 99। तो ये 101 जमा 99 200 और घटा हो गया 2। उत्तर आया 400। x घटा 4 x जमा 4, तो ये हो गया x प्लस वाई और x माइनस वाई, और उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इन्होंने भी वही किया, एक्स स्क्वायर वाई की जगह 4 आ गया, 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर घटा 16। फिर है 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x। 3 का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2x का स्क्वायर माइनस 4x। अब 2x का स्क्वायर माइनस 4x कैसे आया वो भी समझ लेते हैं। तो ये 2x था, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और x का स्क्वायर तो हम कर नहीं सकते, तो x के स्क्वायर को x का स्क्वायर भी लिख देते हैं। अब कुछ
क्वेश्चन दे रखे हैं प्रयास करने के लिए। चलिए उन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं कैसे सॉल्व किए। तो ये पहला प्रश्न था 47 का स्क्वायर घटा 43 का स्क्वायर। तो 47 जमा 43, 47 घटा 43, जमा करेंगे तो 90, घटा करेंगे 4 और दोनों को गुणा किया 360। पहला प्रश्न। दूसरा है x जमा 2 x घटा 2। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर घटा 2 का स्क्वायर। आंसर आ गया x स्क्वायर माइनस 4। 100 का स्क्वायर घटा 99 का स्क्वायर। 100 जमा 99, 100 घटा 99, ये आ गया 199 गुणा 1, 199। 3x घटा 1, 3x जमा 1, तो 3x का स्क्वायर घटा 1 का स्क्वायर। 3 का हो गया 9x स्क्वायर माइनस 1। ये हो गई आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। अगली वर्कशीट देखते हैं। अगली वर्कशीट है साइंस की, और आज का जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है परमाणु एवं अणु। तो जिज्ञासा दीदी, अगर परमाणु का आकार इतना छोटा या नगण्य है तो हम उसे देख ही नहीं सकते, तो इसके बारे में सोचने या जानने की ज़रूरत ही क्या है। तो बहुत बढ़िया चीज़ इसने बोली, भाई जब कोई चीज़ बहुत छोटी होती है तो हम उसके बारे में सोचते ही नहीं क्यों हैं। अरे तो बहुत छोटी चीज़ है, इसके बारे में क्या सोचना। ज्ञान हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारे आसपास के सभी पदार्थ वस्तु परमाणुओं से ही निर्मित हैं। चाहे हम उन्हें देख सकें या ना देख सकें, लेकिन हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप पर उसका प्रभाव पड़ता रहता है। एक रसायन वैज्ञानिक जिनका नाम डाल्टन ने पदार्थों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया जो रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ तत्व यौगिक या मिश्रण सूक्ष्म कणों यानी कि परमाणुओं से बने होते हैं। तो ये बताया डाल्टन ने। उन्होंने बताया कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में परमाणुओं की बनी होती है और परमाणु सबसे छोटा होता है। तो आगे पढ़ लेते हैं कि डाल्टन ने क्या क्या बोला। तो डाल्टन के 6 सिद्धांत थे, जिसमें से पहला था कि सभी पदार्थ चाहे वो ठोस, द्रव्य, गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित यानी कि बनते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। किसी भी दिए गए तत्व यौगिक के परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुण सदैव एक समान होता है। यानी कि अगर Fe की बात करूं, आयरन, लोहा, तो लोहा पूरी दुनिया में एक जैसा होगा। आप हिंदुस्तान में चले जाएं, आप पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, अमेरिका, लंदन, कहीं भी चले जाएं, सब जगह लोहे का जो सूत्र है वो Fe ही रहेगा। और लोहे की जो परमाणु हैं उनका द्रव्यमान, उनका आकार, उनका साइज़, उनका वेट, वॉल्यूम सब एक समान रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। वैसे ही भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे Fe, O, N सब अलग अलग हैं, तो इनके द्रव्यमान भी अलग अलग होंगे, इनके गुणधर्म भी अलग अलग होंगे। अलग अलग तत्वों के परमाणु एक पूर्ण संख्या से के निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। जैसे CO2, NO2। अब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र तो CO2 ही रहेगा, वो नहीं बदलने वाला। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऐसे ही किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित रहता है। इसका मतलब है कि CO2 का जो फॉर्मूला है वो CO2 ही रहेगा। एक कार्बन हमेशा 2 ऑक्सीजन चाहेगा तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वरना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। किससे? परमाणु से। परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो अभिक्रियाओं में भाग लेती है। कैसी अभिक्रियाओं में भाग लेती है? रासायनिक अभिक्रियाओं में। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। तो आंसर मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं इसके अंदर। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो सृजन होता है और ना ही उसका विनाश होता है। दूसरा प्रश्न है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के किन्हीं 3 मुख्य बिंदुओं का उदाहरण सहित संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये ऊपर देखिए 3 सिद्धांत 4, 5, 6 उदाहरण के साथ लिखे हुए हैं कि वैसे ही भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। 3 उदाहरण। अलग अलग तत्वों के परमाणु
एक निश्चित संख्या में निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं, वो भी आपके सामने उदाहरण लिखे हैं। और किसी भी यौगिक के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित रहता है, उसके भी उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं। तो बच्चों लिख लीजिए अपने आंसर। चलिए, आप सभी ने आंसर्स लिख लिए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं आज की अगली वर्कशीट पर। तो अगली वर्कशीट बच्चों हिंदी की है। इसमें विषय है हिंदी, लहासा की ओर। वही वर्कशीट नंबर 13 है। आपको जैसा कि पता ही है कि सबसे पहले यहाँ पे आप अपना नाम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आप अपने अध्यापक का नाम। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। लहासा की ओर पाठ राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित एक वृतांत, यात्रा का वृतांत है। यात्रा वृतांत गद्यांश साहित्य की विद्या अथवा प्रकार है, जिसमें किसी स्थान की यात्रा करने पर वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक आदि विशेषताओं का सजीव वर्णन किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपने तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। यह गद्यांश उसी का एक अंश है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम गद्यांश पढ़ना। अब हमें अपने विकट डांडा ठोडला पार करना है। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई के कारण उसमें दोनों तरफ मीलों तो कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को नहीं देखा जा सकता। डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत के गांव में आकर खून हो जाए तो भी खूनी को सज़ा नहीं मिल सकती। लेकिन इन निर्जीव स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस उन पर खर्चा नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसके पास कुछ पैसा है या नहीं। हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की जगह लोग पिस्तौल या बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। चलिए बच्चों, अब हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया है। अब हम प्रश्नों के उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, लेखक को कौन सा डांडा पार करना था? तो हमने पढ़ा कि लेखक तिब्बत की यात्रा पे था और उसे ठोंडला नामक डांडा पार करना था। तो ठोंडला हमारा आंसर है बच्चों। फिर तिब्बत की ऊंची पहाड़ी रास्तों पर आदमी को दूर दूर तक कोई क्यों नहीं दिखाई देता? तो बेटा क्यों नहीं दिखाई देता था? क्योंकि वहाँ पे जो नदियाँ थी बेटा, उनके मोड़ बहुत अधिक थे, पहाड़ों के कोने बहुत थे, इसके कारण वहाँ पे नहीं दिखाई देता था। सो इसका आंसर ख होगा। अगला बच्चों, किस कारण वहाँ लोग लाठी की जगह बंदूक और पिस्तौल लिए फिरते थे? बेटा जैसे कि हमने पढ़ा कि वहाँ कोई पूछने वाला था ही नहीं, वहाँ हथियारों का कोई कानून ही नहीं था। तो हथियार कानून ना होने के कारण वहाँ पे जो लोग थे वो बंदूक पिस्तौल लिए घूमते थे। फिर तिब्बत के पहाड़ों में डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थान कौन से हैं? तो बेटा सबसे सुरक्षित स्थान कौन से हैं? घने जंगल। ये नहीं है, घने जंगल आंसर है हमारा। फिर अगला है फिफ्थ, निम्नलिखित शब्दों में विपरीतार्थक शब्द उपयुक्त अंश में ढूंढकर लिखिए। तो आपको उल्टे यानी कि विपरीत शब्द लिखने हैं। पहला है हमारा सरल। तो बच्चा सरल मतलब इजी। अब सरल का जो ऑपोजिट है वो क्या होता है? जो सरल है उसका विपरीत शब्द होता है बच्चों विकट। तो सरल का विपरीत हो जाएगा आपका विकट। अगला है बच्चों हमारा सघन। जैसे बोलते हैं सघन वन, तो सघन का हमें अगर बताना है तो सघन का हो जाएगा बच्चों निर्जन। अगला प्रश्न है बच्चों गतिविधि। अपनी किसी यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों इसमें अगर आप कभी किसी यात्रा पे गए हो तो आपको उस यात्रा के विषय में वर्णन लिखना है। मैंने एक लिखा है, चलिए पढ़ते हैं इसको। हम सभी अपनी गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए किसी न किसी पर्यटन स्थल पर अवश्य जाते हैं। इस साल तो कोरोना की वजह से हम लोग घर पर ही रहे, परंतु पिछले वर्ष अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए मैं पर्वतीय स्थल शिमला गया था, ताकि मैं गर्मी के मौसम में ठंडक का आनंद ले सकूं। मैं और मेरा परिवार शाम की बस में शिमला गए और पहाड़, फिर बेटा जब हम गए तो आगे के बारे में बोल रखा है, पहाड़ों में बना रास्ता हमें डरा रहा था।
हमने रास्ते में घर का बना खाना खाया, गाने गाए और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी लिया। हम रात के 9 बजे शिमला पहुँचे, जहाँ हमने थोड़ा सा विश्राम कर मॉल रोड घूमना, जिसकी शोभा रात के समय दोगुनी हो जाती है। अगले दिन हम सब तैयार होकर जाखू मंदिर में हनुमान जी के दर्शन को गए और नीचे उतरकर रिज भी गए। इस समय तक हल्की हल्की बारिश होने लगी थी, जिससे जो ठंड का मौसम है वो और अधिक बढ़ गया। हम उस दिन शाम को कुफरी के लिए निकल गए, जहाँ पर बर्फ़ पड़ रही थी। अगले दिन हमने स्कीइंग का आनंद लिया, चिड़ियाघर देखा, बर्फ़ में खूब खेले। हमारा वहाँ इतना मन लग गया कि हमने वहीं 2 दिन व्यतीत कर लिए। इसके बाद हम शिमला वापस आए और वहाँ की संस्कृति और संग्रहालय देखा। अगले दिन हम वापस घर के लिए निकले और हमारे दिल में यात्रा की यादें थी। वह मेरी आज तक की सबसे बेहतरीन यात्रा थी। तो बच्चों, ये मैंने जो मेरी अभी तक की सबसे बेहतरीन यात्रा थी, मैंने उसके बारे में लिखा है। अगर आपको लगता है कि आप भी किसी इस प्रकार की यात्रा में गए हैं तो आप उसका वृत्तांत लिखिए, अन्यथा आप इसको भी उतार सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं हम कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।